नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन डे 38 में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है सभी बच्चों की। शुरू करते हैं आज का काम। आज हम बहुत ही प्यारा डे 38 में सेशन 114 लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले लाइव चैट में आपके शहर से हैं, स्टेट से हैं, कंफर्म कीजिए अभी तक कितने बच्चों ने पूरे 113 सेशंस देख लिए और क्या आप अगले 10 सुपर क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको 150 सेशंस में बहुत ही शानदार तैयारी सिविल सर्विसेज की पूरी तरह से फ्री करवाई जाए। आज सिलेबस कॉन्सेप्ट में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की बात की। देखा आपने वो सेशन? क्या प्यारा सेशन था भैया। गवर्नमेंट स्कीम्स ने हमने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स की बात की, खेलो इंडिया की बात की, और अब हम प्रीलिम्स एमसीक्यू लेकर आपको एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस करवाने के लिए हाजिर हैं। इसी प्रकार का पूरा सपोर्ट आपको पीटीज आईएएस एकेडमी के बहुत ही प्यारे कोर्सेस में मिलेगा। सारी जानकारी हमारी टीम से संपर्क करके लीजिए। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। आज के आज एनरोल कराइए एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, 380 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। तो सिलेबस कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, गवर्नमेंट स्कीम्स में बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की, और अब प्रीलिम एमसीक्यू। तो यह है पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जरा हमें बताइए दोस्तों, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड हु वाज द इमीडिएट पास्ट गवर्नर। तो पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करें लाइव चैट में और कमेंट थ्रेड में भी। आज आरबीआई के गवर्नर कौन है, उनका नाम बताएं, और इससे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, मौजूदा जो व्यक्ति हैं उनसे पहले, उनका भी नाम बताइए। इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और फिर हम आपसे पूछते हैं एग्जाम ओरिएंटेड तगड़े क्वेश्चन। यस और नो भैया। निम्न में से वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA के संदर्भ में क्या सही है? 1, 2। पहला, इट हेल्प द सेंटर एंड स्टेट्स एक्सेस मोर लिक्विडिटी ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। क्या यह केंद्र और राज्यों को अधिक लंबे समय तक के लिए तरलता देता है, या ये बहुत बड़ी मात्रा में, या ये कहें लार्ज क्वांटम में अभी कम किया गया था अप्रैल में, ताकि राज्यों के, केंद्र के फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएं। क्या सही है बेटा? 1, 2 बोथ, या एक भी नहीं? निश्चित तौर पर दोस्तों ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर है नन ऑफ दीज। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस टेम्पररी बेसिस पर केंद्र और राज्यों को बोरोइंग आरबीआई से करने की अनुमति देता है, और ड्यूरेबल बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको 3 महीने में सब कुछ लौटाना भी होता है। और फिलहाल उसे रिड्यूस नहीं किया गया था, उसे काफ़ी बढ़ाया गया था। इसलिए ये दोनों के दोनों गलत हो गए। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते आरबीआई राज्यों को अधिक पैसा देना चाहता है, केंद्र को अधिक पैसा देना चाहता है, कम नहीं। समझ में आ गया? तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आज के तीनों सेशंस का एक कंबाइंड PDF 7 बजे PT ऐप पर मिल ही जाएगा। विच आर द टॉप सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की राज्य सरकारों के राजस्व के सबसे प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो आप क्या जवाब देंगे बताइए? विच आर द टॉप सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। ऐसे 10 बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, पूरे जोश में उत्तर दे रहे हैं। जब क्विज समाप्त हो जाए तो 10 में से आपका क्या नेट स्कोर रहा वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल यह है प्यारे बच्चों, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर। भारत के राज्यों और केंद्र की वित्तीय स्थिति के बारे में निम्न में से क्या सही है? 1, 2, 3 अच्छे से देखिए और ABCD में से जवाब दीजिए। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन आप हमेशा कर ही सकते हैं, है कि नहीं? चलिए बताइए दोस्तों क्या उत्तर है। अगर आप देखते हैं प्यारे दोस्तों, तो लॉजिकली आपको एक बार 2 चेक कर लेना चाहिए पहले, क्योंकि अगर 2 नहीं है उत्तर, या अगर 2 है सही, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके एक झटके में एलिमिनेट हो जाएंगे, है कि नहीं? आइए 2 देख लें पहले। स्टेट्स आर हिट हार्ड एज एक्सपेंसेस आर कंटिन्यूइंग बट रेवेन्यूज आर अ ट्रिकल। बिल्कुल सही है। राज्यों की वित्तीय स्थिति डावाडोल हो गई क्योंकि राजस्व आना बंद हो गया है, लेकिन खर्चे तो पूरे बने हुए हैं। अब 2 अगर सही है तो ये 2 ऑप्शन तो मैं उड़ा सकता हूं ना, तो तुक्का भी लगाना है, तो 4 में से 2 तो गए। यस और नो? अब इसके बाद केवल 1 चेक कर लो, 3 चेक मत करना, नहीं तो फिर 1 पे आना ही पड़ता ना। तो दोस्तों 1 को चेक कर लो। फाइनेंसेस हैव बीन डिसोरिएंटेड क्योंकि रेवेन्यू एक्टिविटी स्टेट लेवल पर 0 हो गई है। ये बात बिल्कुल सत्य वचन है। तो फिर 1, 2 एंड 3 हो सकता है, तो 3 भी सही है। तो आज हमने ये 3 चीज़ें भी सीख ली। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अभी तक हमने ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस करा दिए हैं,
जो बच्चे पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की इतनी बढ़िया तैयारी और वो भी पूरी तरह फ्री हमारे साथ कर रहे हैं, तो भैया ठोको ताली और बोलो संदीप सर जिंदाबाद। अमित कुमार भिवानी से, अतुल सिंह मुंबई से, प्रत्युषा हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। प्यारे दोस्तों, अपने साथियों को भी ऑफिशियली एनरोल तपस्या में ज़रूर करवाएं। साथ में कारवां चलता रहेगा, हज़ारों बच्चे पढ़ते रहेंगे। और याद रखिए, जो कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं ये अगले 2-3 साल के लिए पूरी तरह वैलिड है। सो दिस इज़ अ यूनिक रिसोर्स फॉर यू। व्हाट आर द टॉप 3 चैलेंजेस इन ओपनिंग अप द पैंडेमिक लॉकडाउन इन इंडिया? मान लीजिए आज हम आपसे कहते हैं कि भाई आपको भारत में पैंडेमिक के लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना है, तो अगर आपको ये खोलने के लिए कहा जाता तो आज आपके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां होती? क्या लगता है आपको? बताइए लाइव चैट में, कमेंट थ्रेड में। जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं, आप तो लाइव समझ के ही देखो और पूरे जोश में उत्तर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चंस थोड़े से कठिन हैं। अब हमने तैयारी भी तो यूपीएससी की आपके साथ करनी है, इसलिए सरल क्वेश्चंस पूछ के कोई मतलब नहीं, वो तो हम वार्म अप में पूछ ही लेते हैं। तो इन बड़े बड़े सवालों के जवाब अगर आपसे पहली बार में नहीं बनते, कोई दिक्कत नहीं, निराश मत होइएगा। हमारे साथ बस ढंग से आप करते चलें, यही हमारा निवेदन है। विच ऑफ दीज आर द चैलेंजेस इन इंडिया इन लाइट ऑफ द लॉकडाउन? तो भारत में बहुत लंबा चौड़ा लॉकडाउन हुआ, फेज 1, फेज 2। अब चुनौतियां क्या क्या आ गई है ना? सवाल यह है कि अब क्या क्या चुनौतियां हैं। 1, 2, 3 चेक करो दोस्तों। एक बार 3 पहले चेक कर लो, क्योंकि अगर 3 गलत है तो आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में 3 है कि नहीं? ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट वॉज वेरी लो इन द इकोनॉमी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, तो ये बहुत खतरनाक सच है। एनीवे, हम तो आंसर की तरफ बढ़े, ऑप्शन ए गया। अब आप एक बार 1 चेक कर लीजिए। अगर आप 1 चेक करेंगे, अगर आप 2 चेक करते तो क्या होता? आपके पास बी और डी दोनों होते। 1 चेक कर रहे हैं तो सी और डी, तो एक्चुअली कोई फायदा एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी चेक कर लो। आइए 2 से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। सरकार ने बोल तो दिया कंपनियों को कि आप नौकरी से मत निकालो, लेकिन उनकी सैलरी पे करने का सरकार की तरफ से कोई प्लान नहीं आया था। बात समझ में आई है आपको दोस्तों? तो ये भी गया। अब 1 चेक करना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट अपील टू पीपल टू बी कंपैशनेट, लेकिन सरकार की तरफ से रेस्क्यू पैकेज आने में समय लग गया। सत्य वचन। हेंस द करेक्ट आंसर, ये भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज डी। आपको इन क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा है कि नहीं, हमें बताइए दोस्तों। और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये भी बताइए। व्हाट इज़ द आईबीसी ऑल अबाउट? दोस्तों आपने भारत में एक नया आईबीसी सुना होगा, 2016-17 से ये ऑपरेशन में आया और अक्सर अखबारों में आता रहता है। तो ये आईबीसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है ये क्या है बताइए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भारत में आया दोस्तों, उसका मूल उद्देश्य क्या था? बहुत प्यारा सवाल है। भारत में जो आज हम इकोनॉमी के भी पूछ रहे हैं आपसे, काफ़ी सारे सवाल आरबीआई के भी पूछ रहे हैं, पूरा मिक्स चल रहा है तपस्या में। आप बस ढंग से करो बेटा। जब भारत में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आया तो उसका सबसे पहला इंटेंशन भारत सरकार के हिसाब से क्या था, है ना? ये सवाल है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर है, बताइए क्या उत्तर है। ओरिजिनल उसका गोल क्या था? बहुत शांति से देख के जवाब दीजिएगा। देखिए ये तो हो नहीं सकता, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को फाइनेंशियल के ऊपर प्रायोरिटी मिले, ये तो निश्चित ही नहीं था। तो ये दोनों को बढ़ा दीजिए। टू इंश्योर रैपिड लिक्विडेशन, बिल्कुल नहीं। लिक्विडेशन यानी पूर्ण रूप से कंपनी को समाप्त करके एक हायरार्की में लोगों को पैसा देकर रवाना करना, बिल्कुल नहीं। तो ये भी गलत है। सही आंसर है नन ऑफ दीज। जानते हैं क्यों? देखिए आईबीसी का जो लक्ष्य था, आपको लग रहा होगा 1 सही होगा, 1 भी नहीं है। आईबीसी का लक्ष्य ये था प्यारे दोस्तों, द कंपनीज गॉट रीऑर्गेनाइज्ड, एसेट वैल्यूज वर मैक्सिमाइज्ड एंड ऑल स्टेक होल्डर्स वर टेकन केयर ऑफ। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को यह लक्ष्य दिया गया था कि आईबीसी को कंपनियों को पूरी तरह से पुनर्संरचित करके उनकी एसेट वैल्यू को मैक्सिमाइज करके सभी स्टेक होल्डर, उसमें एम्प्लॉई आ गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर आ गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर आ गए, सब आ गए, सबका ध्यान रखना। उसका लक्ष्य ये नहीं था कि कंपनियों को लिक्विडेट करके कहानी खत्म की जाए। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो मिशन पीटी को कंट्रीब्यूट ज़रूर करें दोस्तों, मज़ा आएगा। आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है तो टीम का जोश डबल हो जाता है। व्हाट इज़ IBBI? हु इज़ इट्स चीफ? क्या आप हमें बता सकते हैं IBBI क्या है और आज उसके मुखिया महोदय कौन है IBBI के भारत में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इजी सवाल है, इसको इसलिए वार्म अप में रखा है
आपकी तरफ से जोश के साथ उत्तर देते चलिए दोस्तों। पांचवा सवाल, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट आईबीसी इन इंडिया। तो भारत में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य वचन है, ये पूछा गया है। यस सर, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। देखिए ये तो बिल्कुल सच है कि आईबीसी दरअसल क्या हो गया था कि क्रेडिटर्स द्वारा अपनी वसूली करने का जरिया बन गया था। तो अगर किसी का 1 लाख रुपया भी ड्यू है, ऑपरेशनल क्रेडिटर मैंने स्टेशनरी सप्लाई की, 1 लाख रुपया हो गया 6 महीने में, तो मैं केस कर देता था आईबीसी में पैसा निकलवाने के लिए। इसीलिए सरकार ने फिर अप्रैल में बढ़ा के लिमिट 1 करोड़ की बेसिक केस की। समझ में आया? तो 1 तो सही है, तो या तो आंसर होगा ए या आंसर होगा डी। इनको उड़ा दो दोनों को। 2 देखेंगे, एनसीएलटी बेंचेस के पास काम नहीं था 2020 में, इनफ वर्कलोड। भारत में कभी ये संभव है कि कोर्ट्स में काम नहीं हो? सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। काफ़ी ज़्यादा लोड था और इसीलिए वो 1 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ भी किया गया। हु इज़ द चीफ ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन है? नाम बताइए दोस्तों, और किस देश से हैं वो भी बताइए। पूरा नाम बताइएगा और देश का नाम बताइए। विच ऑफ दीज हैज़ बीन द कंप्लेन अगेंस्ट WHO इन 2020? सन 2020 WHO के लिए अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि WHO पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। WHO यूएन का एक ऑर्गन है, संयुक्त राष्ट्र का। बताइए दोस्तों, क्या आरोप लग रहे हैं भैया WHO पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसको हमने सिलेबस कॉन्सेप्ट में कवर भी किया है। जल्दी बताइए। पहला तो बिल्कुल है, आप जानते ही हैं, मिस्टर टी घेब्रेयेसस जो उसके चीफ हैं, वो चीनी दबाव में काम कर रहे हैं। ये आरोप धनाधन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही लगने लगे सबसे पहले। तो 1 तो बिल्कुल सही है। अगर 1 सही है तो ये दोनों गए कि डिपेंडेंस ऑफ अदर नेशंस ऑन चाइनीज फॉर बल्क ड्रग रॉ मटेरियल APIs वाज क्रिपलिंग अदर्स। इसका WHO से क्या लेना देना है? हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। ये तो देशों ने अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को समृद्ध नहीं किया, इसमें WHO क्या करेगा? करेक्ट आंसर इज ए। प्यारे दोस्तों, सभी सरकारी योजना का एक मास्टर कंपाइलेशन है हमारा ये शानदार PDF। हमारे बुक स्टोर से आज के आज परचेस करें। इतना खूबसूरती से ये बना हुआ है, इसमें रिसोर्सेस हैं, सैकड़ों इमेजेस इसके साथ लिंक्ड हैं, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मिस मत कीजिएगा। विच सिटी एंड प्रोविंस डिड द नोवेल कोरोना वायरस इमर्ज फ्रॉम इन 2020? तो दुनिया में किस शहर या किस प्रांत से नोवेल कोरोना वायरस का उद्गम हुआ 2020 में? मतलब 2019-20 दोनों ही पूछ रहे हैं इसमें, बताइए। ये तो आपको अब नाम पता ही है। प्यारे दोस्तों, 2020 में जिस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे दुनिया में उभरने लगे, उनमें से क्या क्या निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकाले जा सकते हैं? मतलब 1, 2, 3 में से कौन से निष्कर्ष हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड, जो बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं? बताइए। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि 2 बिल्कुल सही है। वो तो भारत के भी केस में API में हमने देख ही लिया। ये 2 को उड़ा दो। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन बहुत तगड़ी टेक्निक है, मुझ मत कीजिए। और अब आप सिर्फ 1 चेक कर लो। अगर 1 सही है तो आंसर इज B, नहीं तो आंसर इज C, है कि नहीं? 2 करेंगे तो फिर 1 तो करना ही पड़ेगा। चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट ग्लोबल हेल्थ पॉलिटिक्स। बिल्कुल कर ही रहा है ना, हर तरफ। अब वो अपना एक नगाड़ा बजा रहा है प्रोपेगेंडा का। इसका मतलब 3 भी सही ही होगा, 2 भी सही ही होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3। समझ में आ गया? तीनों के तीनों सही हैं। बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। यहां हो सकता है आपके उत्तर सही नहीं आए, निराश मत होइए। आप जब सीख रहे हैं तो ये होता है। नेट स्कोर एंड में जरूर बताइएगा। व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? क्या होता है बेटा? हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है पैसा या क्या होता है? बताइए। तो ये एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, क्या आपको लगता है इस हेलीकॉप्टर से पैसा गिराते हुए सरकार चल रही है या क्या हो रहा है? और आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी कि हेलीकॉप्टर से पैसों की वर्षा करती चली जाएगी? हमने इस पर पूरा का पूरा सेशन भी कंडक्ट किया हुआ है। आपने अटेंड किया वो सेशन या नहीं? बताइएगा। 8वें सवाल पर आ गए। व्हाट डू वी मीन बाय अ फिस्कल स्टिमुलस? फिस्कल स्टिमुलस से आप क्या समझते हैं? ये सवाल पूछा गया है। बताइए दोस्तों, क्या समझते हैं फिस्कल स्टिमुलस से? भारत सरकार से मांग हो रही है कि दादा फिस्कल स्टिमुलस ले आओ। भारत सरकार बोलती है बेटा अभी हम सोच रहे हैं, देखेंगे, करेंगे, जब समय आएगा तब करेंगे। ABCD में से क्या आंसर होना चाहिए? बताइए। निश्चित तौर पर ए सबसे सही है। एक बोरो एंड स्पेंड प्रोग्राम होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अब फिस्कल डेफिसिट को दरकिनार करके बोरो एंड स्पेंड प्रोग्राम में लग जाती है। समझ में आया? ये इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई मॉनेटरी अथॉरिटी का काम थोड़ी है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थोड़ी, वो तो एक हिस्सा होगा। और ये इसलिए नहीं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्रिंटिंग और मोनेटाइजिंग और साथ में इंडियन रुपी का एप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं उस केस में। हेंस 1 इज द बेस्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर।
व्हाट डू वी मीन बाय अ फिस्कल डेफिसिट? चलिए राजकोषीय घाटे की परिभाषा दे दो बेटा हमको फटाफट। 4 बड़े घाटे होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। सुना है ना चारों घाटों के बारे में? हमने इस सीरीज की शुरुआत में इकोनॉमी का एक सेशन लिया था, उसमें सारे डेफिसिट्स पढ़ाए थे। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं तपस्या की पूरी सीरीज को अच्छे से देखें। यूट्यूब पर तो हमारे उपलब्ध है ही, सिविल्स तपस्या की साइट पर भी सब कुछ उपलब्ध है। तो ये है सिविल्स तपस्या की साइट civils.pteducation.com। हमारे डाइजेस्ट के लिए ज़रूर एनरोल कर लीजिए। रोज़ शाम को एक शानदार ईमेल आता है खतरनाक अपडेट्स के साथ। अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स की साइट रोज़ाना विजिट करें, बहुत प्यारे प्यारे सेशंस, श्रुतिस 365 कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल है, तो मिस नहीं करना है। कितने बच्चे ये सब फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एक बार कंफर्म भी कर दो यार जरा, पता चला मेहनत कर रहे हैं आप यूज़ नहीं कर रहे हो। What is the biggest risk is launching a fiscal stimulus package in India without an upper bound? तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत में अगर आपने एक फिस्कल पैकेज लाया और उसमें एक अपर बाउंड तय नहीं किया डेफिसिट का, तो उसमें काफ़ी रिस्क हो सकती है। तो निम्न में से क्या एक रिस्क है बताइए? देखिए, 1 इसलिए नहीं कि किसी चीज़ को मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। बी का मतलब है मार्केट्स में नॉट लाइक इट पुशिंग द आरबीआई टू रिलैक्स द रेपो रेट्स इवन मोर। ये हो सकता है लेकिन ये इतना कंपेलिंग रीजन नहीं है, बिगेस्ट रिस्क नहीं है। द मार्केट्स में रिस्पॉन्ड बैडली एंड देन इट विल लीड टू अ स्वेलिंग नेशनल डेट। ये हो सकता है लेकिन प्यारे दोस्तों ये भी इमीडिएट कंसर्न नहीं है। इमीडिएट कंसर्न हमेशा ये होता है कि रुपए की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर सकती है, कैपिटल फ्लाइट हो सकती है और भारत सरकार के सामने चुनौती इन्फ्लेशन की आ सकती है। उसके बाद ये रिस्क होगी अगर हुई तो। समझ में आ गया? तो एक आपको हायरार्की बनानी पड़ेगी। आखिरी आज का वार्म अप क्वेश्चन, एफआरबीएम किस चिड़िया का नाम है और क्या भारत में 2003-4 के बाद से एफआरबीएम को सही ढंग से फॉलो किया गया है? एफआरबीएम का फुल फॉर्म बता दो, एफआरबीएम के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बता दो। आज का अंतिम सवाल, सेशन को समाप्त करते हैं। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट जनरल फिस्कल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार की जो एक सामान्य राजकोषीय नीति है उस संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य वचन है? बताइए, एबीसीडी बताइए। ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो रिडिकुलस सी बात कर रहे हैं हम। तो अगर 3 नहीं है तो ये दोनों चले गए। अब 2 चेक कर लो। यस, बिल्कुल सही है, इसीलिए रेटिंग एजेंसी का डर लगा रहता है। करेक्ट आंसर इज 1 और 2। उम्मीद करता हूं ये तगड़े क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, लेकिन तगड़ा तो है हमारा आईएएस का कोर्स। आगे बढ़िए, जानकारी लीजिए और आज के आज एनरोल कीजिए। बहुत प्यारा कोर्स है, घर बैठे आप पूरी तैयारी ऑनलाइन या हार्ड डिस्क के माध्यम से करें। अब समय आ गया, पीटी ऐप से आज का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करें, सारी सुविधाओं को यूज करें। 10 सुपर क्वेश्चंस, तब डे 38, सेशन 114 इज ओवर। ये यात्रा 450 तक चलेगी। आपका प्यार बना रहे। नमस्ते, जय हिंद।